गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हमारा कल से लेसन जो हमने शुरू किया था, एक टेस्ट सीरीज हमने जो शुरू की थी, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा लेसन है वो है टेस्ट प्रैक्टिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर। कल जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था और आज जो हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आज हमारा यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है। कल मैंने कुछ आपसे क्वेश्चंस करे थे, उनके आंसर्स जो है जिन लोगों ने दिए थे उनको थैंक यू। काफ़ी सारे राइट आंसर मेरे को आए भी। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833। 1833 में जो है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव देखने को मिली थी। कुछ लोगों को कंफ्यूज है कि सर जो 1773 है वही सही है, वह सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि 1773 का जो एक्ट था उसमें क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर बनाया गया था ओनली। ठीक है, अब बंगाल गवर्नर बनाया गया था, तो बंगाल गवर्नर अगर बनाया गया तो बंगाल गवर्नर बनाने से भारत में केंद्रीय प्रशासन कहाँ पे देखने को मिल सकता है। केंद्रीय प्रशासन कब देखने को मिला, जब 1833 में पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल बना। और वो गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल। तो वहां पे केंद्रीय प्रशासन आपको देखने को मिलेगा, नहीं कि 1773 में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि मार्ले मिंटो सुधार जो था, ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, तो मैंने इसमें से पूछा था कि इसमें कौन तो जो है सचिव है, भारत सचिव है, और कौन जो है वो क्या है, गवर्नर जनरल है। तो देखो मार्ले मिंटो, दोनों में मार्ले तो जो है वो सचिव थे और जो मिंटो थे वो क्या थे, भारत गवर्नर थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था आपका, जिसको आप जो है 1919 का हम इसको अधिनियम बोलते हैं, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको बोलते हैं। तो इसमें मॉन्टेग्यू तो जो थे वो तो कौन थे, वो तो थे सचिव, और जो गवर्नर थे वो कौन थे, चेम्सफोर्ड। एक और मेरा क्वेश्चन था 1833 का जो एक्ट आया था उसी से संबंधित, कि 1833 के एक्ट में एक विधि परिषद में जो पहले 3 सदस्य होते थे उन्हीं में एक नया सदस्य जोड़ा, और उस नए सदस्य को क्या नाम दिया, विधि सदस्य। तो ये विधि सदस्य कौन था, ये विधि सदस्य कौन था, ये था लॉर्ड मैकाले। ओके, इसके बाद में मैंने पूछा था दास प्रथा का जब अंत हुआ था भारत में तो गवर्नर जनरल कौन था। दास प्रथा का जो अंत होता है उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनके साथ में एक और जो अच्छी घटना होती है वो होती है 1829 में सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो भी इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, सती प्रथा का अंत भी इन्होंने करवाया था। एक और क्वेश्चन था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और कहाँ पे हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, ढाका में इसकी हुई थी, और सलीमुल्लाह जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। इसके बाद में होम रूल आंदोलनों का जनक भारत में कौन है, तिलक है, और तिलक के साथ में कौन है, जो है एनी बेसेंट है, श्रीमती जो एनी बेसेंट है यहाँ पे, वो भी क्या है, तिलक के साथ में होम रूल आंदोलन के जनक में सहयोगी थी। अध्यादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि अध्यादेश जो है वो कौन से एक्ट में देखने को मिला, हम सबसे पहले तो 1861 में देखने को मिला था। और जो आज का हमारा जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 123 में जो है ये पावर किसको दी गई, राष्ट्रपति और राज्यपाल को आज जो है वो ये पावर दी गई है। ठीक है, इसके बाद में ये था क्वेश्चन कि जो अध्यादेश जो जारी कर सकता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, क्या उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, जो है इनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि जो विधायी ये अध्यादेश जो है वो कब जारी होगा, वो एक क्या है, विधायी कार्य है। विधायी कार्य का मतलब है कि क्या है, कानूनी कार्य है, यानी कानून बनाने की जो है ये एक तरह की शक्ति है। तो इसलिए जब कानून बनाने की शक्ति, और ये कब बनाता है राष्ट्रपति, जब मान लो कि हमारी जो संसद है, ठीक है, संसद में हमारे कितने सदस्य हैं, कितने सदन है, यहाँ पे 2 सदन है, एक जो है हमारी लोकसभा और दूसरी कौन सी है, दूसरी यहाँ पे है राज्यसभा। दोनों में से एक भी अगर मान लो कि जो है सभा नहीं होती है तो क्या होता है, उस टाइम पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये किस तरह की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया है, और विधायी प्रक्रिया होने के नाते इसका जो जुडिशियल रिव्यू वो किया जा सकता है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। संविधान सभा से रिलेटेड हमारा आज का ये चैप्टर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट वॉज ए फुली सोवरेन बॉडी, कि ये पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय नहीं थी। इट वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, कि इसका जो इलेक्शन हुआ था वो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, और जो है आम लोगों ने इसका चुनाव किया था। इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट है, इट बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, कि ये पहली जो है आगे चल के क्या बनती है, पहली हमारी संसद के रूप में कार्य करती है, पहली संसद बनती है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये पूरी तरह से क्या थी, संप्रभु निकाय थी, और पूरी तरह से इसने इंडिपेंडेंट होकर काम किया था। ओके, किसी तरह के किसी भी बाहरी प्रभाव में नहीं थी। देखो संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब होता है वो व्यक्ति या वो संस्था जो क्या करती है कि पूरी तरह से जो है फ्रीडम, इंडिपेंडेंट होकर, आजाद होकर काम करती है।
ठीक है। इसके ऊपर न तो कोई बाहरी प्रेशर होता है और न किसी तरह से क्या होता है कोई आंतरिक प्रेशर होता है। तो किसी तरह का भी प्रेशर जब नहीं होता है, बाहरी और आंतरिक, इंटरनल और आउटर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको संप्रभु कहते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसने इसी तरीके से काम किया था, ठीक है, कि सारा काम जो है वो अपनी मर्जी से किया था, किसी के प्रेशर में काम नहीं किया था। स्टेटमेंट पहला रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब देखो आंसर लगाने का क्या तरीका है, जहां जहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है वो सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और जो है इसके बाद में इसमें देखते हैं आगे। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, संविधान सभा का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। पहली बात तो कि लोगों के द्वारा नहीं किया गया था, और दूसरी बात कि प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया गया था। तो चुनाव किसने किया था, चुनाव लोगों के द्वारा न होकर किसने किया था, विधानसभा के सदस्यों ने किया था। लोगों से मतलब है कि सभी लोग, ठीक है। ये किसने किया था, उस टाइम पे जितने भी हमारी विधानसभाएं थी, 8 विधानसभाएं थी उस टाइम पे, तो उन्हीं 8 विधानसभा के सदस्यों ने जो है वोटिंग करी थी। और किस तरह से करी थी, अप्रत्यक्ष रूप से करी थी। तो हम क्या कहेंगे कि लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, न कि प्रत्यक्ष रूप से। स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या बचता है, फिर तो थर्ड स्टेटमेंट राइट बचता है। संविधान सभा भारत की पहली संसद बनी थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम किया। इसके बाद में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है 1950 में, 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो 26 नवंबर के बाद में जब तक हमारे फर्स्ट इलेक्शन नहीं होते 1951 में, तब तक जो है हमारी संविधान सभा क्या करती है, जो है वही संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है। तो हमारी जो है बाद में क्या बन जाती है, संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है, ओके। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, ओनली जो है थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट। तो ओनली यहाँ पे 2 नहीं होगा, ओनली 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी इज द करेक्ट, ओनली 3 इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा निष्पादित किया गया था, यानी वो कौन कौन से काम है जो संविधान सभा ने, हमारी जो है संविधान सभा ने वो काम करे। तो देखो फर्स्ट आता है यहाँ पे रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी कॉमनवेल्थ के लिए जो मेंबरशिप जो हमें रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, ये काम किसने किया था, ये भी जो है हमारी संविधान सभा ने किया था, ये बिल्कुल राइट है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का अंगीकरण, यानी जो हमारा नेशनल एंथम था और नेशनल फ्लैग था, उसको अडॉप्ट करने का काम भी किसने किया, संविधान सभा ने। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन, स्टेटमेंट बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल 3 इज द स्टेटमेंट आर द राइट। देखो अभी पहले स्टेटमेंट क्या आया था कि हमारी जो संविधान सभा थी, ओके, ये संविधान सभा जो है इसका काम कब खत्म हो जाता है, इसका काम खत्म हो गया था 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ गया था, इसका काम खत्म हो गया था। काम खत्म का मतलब इसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया, बना दिया। अब यही हमारी संविधान सभा क्या बन जाती है, हमारी संसद बन जाती है। अब हमारी संसद कौन बन गई, हमारी संविधान सभा। कब तक बन गई, जब तक 1951 में हमारे फर्स्ट इलेक्शन नहीं होते। अब इस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, इन राजेंद्र प्रसाद को ही हमने क्या बना दिया, हमने नॉमिनेट कर दिया किसके लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो अध्यक्ष होने के नाते क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद का 1951 में क्या होता है, फिर से इलेक्शन होता है। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये कहा जाता है कि 3 बार राष्ट्रपति रहे थे, 2 बार क्या हुआ था, इनका इलेक्शन हुआ था, और 1 बार क्या हुआ था, नॉमिनेट हुए थे। किस आधार पर नॉमिनेट हुए थे, क्योंकि पहले ये क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको एडजस्टमेंट कर लेना। मानवेंद्र नाथ रॉय वॉज द फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसका आइडिया किसने दिया था, सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय ने दिया था। मानवेंद्र नाथ रॉय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। बिल्कुल सही है कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने क्या हुआ था कि औपचारिक जो डिमांड करी थी, ठीक है, ऑफिशियल जो डिमांड करी थी वो किसने करी थी, वो मानवेंद्र नाथ रॉय ने करी थी ऑफिशियल डिमांड सबसे पहले। इट वॉज बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय द वेवेल प्लान, कि ये जो हमारी संविधान सभा बनती है वो वेवेल योजना के द्वारा बनती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वेवेल योजना के द्वारा नहीं बनती है, ओके। तो फिर किसके द्वारा बनती है, ये हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में कि किसके द्वारा बनती है। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित हुए थे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो ब्रिटिश जो प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे निर्वाचित होते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर थे वो 389 थे पहले, ठीक है। और ये 389 में क्या होता है कि 292 + 4 इनका क्या होता है, इलेक्शन होता है।
तो इनका इलेक्शन होता है, तो इस तरह से ये ब्रिटिश प्रोविजन के थे, ये इलेक्टेड होके आए थे, तो इनका इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, वेविल प्लान यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में सही कथन नहीं है। ठीक है, कि संविधान सभा के बारे में जो है वो आपको ये बताना है कि सही कथन कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये चीज जरूर से देखनी है कि मैंने स्टेटमेंट्स या क्वेश्चन जो है आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आ रहा होता है, हम क्या करते हैं उसको राइट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि राइट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें राइट स्टेटमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि वयस्क मताधिकार यहाँ पे नहीं हुआ था। यहाँ पे जो है किस तरह से मताधिकार होता है, जो यहाँ पे मताधिकार जो होता है वो कौन सा था, वो विधानसभा के लोगों ने जो है वोटिंग करी थी। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि वो हर व्यक्ति जिसकी एज 18 साल है उसने वोट किया हो। तो क्या ऐसा था क्या, ऐसा नहीं था। वोट किसने किया था, विधानसभा के जो सदस्य थे। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों ने क्या किया था, यहाँ पे वोट किया था। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इनकरेक्ट नहीं होएगा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जस्ट ए मिनट। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं देखने को मिलेगा। आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होके कौन सा था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट ये जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में है कि वह बहुदलीय निकाय थी, यानी उसने कई सारे दल थे उसमें, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो कई सारे दल थे, 2 दल तो आपको मैक्स याद ही रहते हैं, जिसमें से एक तो कौन था, एक तो यहाँ पे कौन था, एक तो था यहाँ पे कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम की, और दूसरी यहाँ पे कौन थी, मुस्लिम लीग थी। ओके, तो बहुदल हो गया, एक ही दल नहीं था। इसके बाद में और भी 7 पार्टियां थी जिनको एक एक सीट मिली थी। ऐसे करके बहुत सारी पार्टीज ने जो है संविधान सभा के लिए इलेक्शन लड़ा था। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे कि वह क्या थी, बहुदलीय निकाय थी। तो बहुदलीय निकाय यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में ये कह रहा है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो कई सारी समितियां बनी थी, जिसमें एक थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अलावा प्रारूप समिति जैसी कई सारी यहाँ पे क्या थी कि बहुत सारी समितियां थी। जो हमारी संविधान सभा थी, ओके, ये हमारी संविधान सभा। अब इसमें जो मेंबर थे उस टाइम पे 299 इसमें मेंबर थे। अब 299 मेंबर में हमने संविधान बनाना था, तो हमने क्या किया कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। ओके, और इन ग्रुप्स को पर्टिकुलर कोई ना कोई काम दे दिया, यानी कि ये छोटे छोटे ग्रुप क्या है, यही समितियां हैं। और इन समितियों ने फिर क्या किया, अपना अपना काम किया और सभी को मिला के फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लाइक दैट कि सबसे पहले यहाँ पे प्रारूप समिति की बात करें तो एक यहाँ पे प्रारूप समिति बनाई गई। इसी तरह से यहाँ पे मूल अधिकार समिति बनाई गई, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि जो है झंडा समिति भी बनाई गई, और जो है कई सारी अल्पसंख्यक अधिकार समिति बनाई गई। प्रांतीय संविधान जो है वो समिति बनाई गई। तो जैसे प्रारूप समिति का काम क्या था कि इसको स्ट्रक्चर तैयार करना है। मूल अधिकार समिति का काम क्या था कि इसको फंडामेंटल राइट्स का स्ट्रक्चर तैयार करना है। प्रांतीय संविधान समिति का काम क्या था कि प्रांतों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, वो काम जो है इसका है। ऐसे करके बहुत सारी जो यहाँ पे कमेटीज बनाई गई थी। आपके लिए यह है कि कम से कम आपको कौन सी 3 कमेटी याद है, वो आपको जो है यहाँ पे बताना है कमेंट में, और उनके अध्यक्ष के नाम बताने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमेटीज और उनके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ जो 3 कम से कम कमेटीज के नाम बताने हैं और उनके अध्यक्ष के नाम बताने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो है स्टेटमेंट 3 राइट है यहाँ पे, और आपसे क्या पूछा कि रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग क्या है यहाँ पे, 2 इज द रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यहाँ पे संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। देखो कई सारी कमेटी थी, उनमें एक कमेटी कौन थी, प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति में जो है सदस्य कौन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से यहाँ पे, एक तो ये इसमें मेंबर कितने थे, इसमें 7 मेंबर थे। ठीक है, 7 मेंबर में एक इसके अध्यक्ष थे। जो अध्यक्ष कौन थे, वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अब इसके बाद में जो यहाँ पे 6 मेंबर बच जाते हैं, उन 6 के आपको नाम याद रखने हैं और यहाँ पे बताने कि कौन कौन इसके सदस्य थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है। एक सदस्य थे एन गोपाल स्वामी,
एक जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर इसके सदस्य थे और सरदार पटेल इसके सदस्य नहीं थे। अब देखो इसको याद कैसे रखना है कि इसमें 7 सदस्य हैं, 7 में से एक आपको जो है अंबेडकर आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि अंबेडकर इसलिए याद रह जाएंगे ये इसके अध्यक्ष हैं इसलिए। अब बच गए 6 सदस्य। 6 सदस्य में एक जो सदस्य है वो मुस्लिम सदस्य है, इसलिए सिर्फ एक ही मुस्लिम सदस्य है, इसलिए भी नाम याद रखना आसान है। और वो कौन है? सलीमुल्लाह। ठीक है, सलीमुल्लाह जो है इसके बाद में बच गए कितने? 5 सदस्य और बच गए। अब देखो 5 सदस्य याद करने की एक ट्रिक है कि सभी के नाम में क्या आता है? कृष्ण, या फिर कृष्ण का जो है पर्यायवाची आता है। जैसे कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? गोपाल है। ठीक है, या फिर जो है कन्हैया है। ये सारे क्या हैं? कृष्ण, जो हमारे कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के ही क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी लोग हैं उनके नाम में कृष्ण या फिर कृष्ण का पर्यायवाची शब्द जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए गोपाल स्वामी अय्यर, तो गोपाल कृष्ण का नाम है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण, तो यहाँ पे भी कृष्ण आ रहा है। ठीक है, जितने भी नाम है ना वो सभी में क्या है कि कृष्ण का नाम आ रहा है 5 में। तो आप ये एक तरह से ट्रिक आप काम में ले सकते हो, जिसमें से नहीं आता वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये इजी क्वेश्चन है और ये इसीलिए पूछा कि ठीक है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। BR अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? इसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। इसने संविधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर कराने का सुझाव दिया। इसमें प्रांतों के लिए एक अलग संविधान का प्रावधान था। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। राइट स्टेटमेंट है बिल्कुल कि इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? हमारी प्रांतीय संविधान, हमारी जो है संविधान सभा बनती है। ये राइट है। इसने संविधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर, ये चुनाव वयस्क मताधिकार पर जो इसने आइडिया दिया था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें प्रांतों के लिए अलग संविधान का प्रावधान था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रांतों के लिए जो है अलग संविधान बनाने का जो है प्रोविजन इसमें था। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट कौन से हो जाएंगे? 1 व 3rd स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक, लॉरेंस जो है एलेक्जेंडर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला देख लीजिए आप ऑप्शन, एवी जो है लॉरेंस एलेक्जेंडर थे। ठीक है, इसके बाद में जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऐसे करके इसमें 3 सदस्य, लॉर्ड पैट्रिक था और दूसरा सदस्य था जो है एलेक्जेंडर, और तीसरे जो सदस्य थे यहाँ पे वो कौन है? वो है स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है यहाँ पे 3 सदस्य थे। अब आपको ये बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के बारे में सही कथन है। क्रिप्स मिशन के बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछा। इसने युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने का संभावना व्यक्त की। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल जो है सही है और ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है सही है। अब देखो युद्ध के बाद में, यानी कि जब क्रिप्स मिशन आता है तो कब आता है? क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, और इसी टाइम क्या चल रहा था? 1939 से लेकर 1945 तक क्या चलता है? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। कि क्या चल रहा होता है? वर्ल्ड वॉर इसमें 2 चल रहा होता है। तो जब ये क्रिप्स मिशन आता है तो क्रिप्स मिशन क्या कहता है भारतीयों से कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा सहयोग किया था, अभी भी आप सहयोग करो। जब ये वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगा, इसके एंड होने के बाद में हम क्या करेंगे? आपके लिए संविधान सभा बनाने के बारे में सोचेंगे कि आपका संविधान सभा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन अस्वीकार कर दिया था। स्टेटमेंट बिल्कुल जो है ये सही है। ठीक है, कि इसने सांप्रदायिक विभाजन अस्वीकार कर दिया था। इसीलिए क्या होता है कि मुस्लिम लीग इससे नाराज हो जाती है, और मुस्लिम लीग क्या होती है इसके बाद जो है इसको जो है असहमति अपनी जो है बताती है इसके ऊपर, क्रिप्स मिशन के ऊपर, और इसको अस्वीकार कर देती है। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? सांप्रदायिक आधार के ऊपर विभाजन चाहती थी भारत का, जिसमें धर्म के आधार पर एक जो है 2 स्टेट बनते हैं। एक भारत चाहती है और दूसरा क्या चाहती है? पाकिस्तान चाहती है। लेकिन क्रिप्स मिशन में सांप्रदायिक आधार पर जो है इसका विभाजन नहीं किया, यानी धर्म के आधार के ऊपर नहीं कर रहे थे विभाजन। इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसको अस्वीकार कर दिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन नहीं किया। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने सांप्रदायिक आधार पर तो नहीं किया, लेकिन इसमें ऐसा था कि जितने भी जो है यहाँ पे रियासतें हैं, देसी जो प्रिंसली स्टेट हैं या कोई भी प्रांत है, देसी रियासत है, वो चाहे तो भारत में मिल सकती है और चाहे तो क्या हो सकती है? आज़ाद हो सकती है। तो इस तरह से अगर वो आज़ाद हो जाएंगे तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे।
तो ये सोच के कांग्रेस ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया कि हमें ये प्लान नहीं चाहिए। और मुस्लिम लीग को क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी सांप्रदायिक आधार के ऊपर जो है विभाजन हो, और सांप्रदायिक आधार को इसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये क्या, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।